हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हम साइंस में पढ़ रहे थे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वहाँ पे दोस्तों हम दो ही उदाहरण देखे थे, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो ही घटना देखे थे। उसके बाद वीडियो में कुछ टेक्निकल कारण की वजह से वीडियो क्या हो गया था, कट गया था। आज हम उसी के आगे की घटना पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? यह तो हम आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, यह घटना होने के लिए दो कंडीशन होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, एक तो प्रकाश की किरण क्या होनी चाहिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। फिर उसके बाद हमने यह देखा था कि दूसरा जो कंडीशन है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। फिर इसमें हमने एक फार्मूला देखा था अपवर्तनांक का कि म्यू बराबर क्या होता है, 1/1/sin होता है। उसके बाद उसका अध्ययन हमने किया था कि प्रकाश में दो घटनाएं हमने देखा था। पहले देखा था क्या, परख नली में जो पानी भरा होता है, तो जिस स्थान तक पानी भरा होता है वह स्थान हमें क्या दिखाई देती है, चमकीली प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरी घटना पढ़े थे कि कांच में पड़ी दरार का चमकना, ठीक है दोस्तों। पहला घटना क्या पढ़े थे, घटनाएं पढ़े थे। पहली घटना क्या पढ़े थे, कांच में पड़ी दरार का चमकना, ठीक है दोस्तों। दूसरा पढ़े थे पानी से भरी परख नली का चमकना। यह दो घटना हमने देखा था दोस्तों, और अच्छे तरीके से बताया था कि क्यों जब पानी में परख नली भरी होती है। देखिए, मैंने यह भी बताया था कि जब जो परख नली होती है, जब पानी से भरी होती है, ठीक है, यहीं पे हमारा वीडियो पॉज हुआ था। जो परख नली होती है, जब वह पानी से भरी होती है, तो यह सतह जहाँ तक पानी भरा होता है वह सतह हमें क्या दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। और हमने यह भी बताया था कि इसका जो ट्रिक है, यानी जितनी भी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर हैं, उसका जो ट्रिक है, उसका एक ही ट्रिक है दोस्तों। क्या उसका ट्रिक है, चमकना। उसका क्या ट्रिक है, चमकना। यानी जितनी भी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होंगी, उसका एक ही ट्रिक है, क्या, चमकना, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि क्यों यह भाग चमकीला हमें दिखाई देता है। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण क्या करती है, उस सतह पे पड़ती है जो सतह पानी से भरी होती है। यानी मान लीजिए यह एक परख नली है, ठीक है दोस्तों, और परख नली में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। परख नली को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए यह परख नली है और परख नली क्या हुआ है, जल से भरा हुआ है। देखिए, जब सूर्य के प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरती है, यहाँ पर क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि यह सघन माध्यम है, क्या है, यह सघन माध्यम है, और जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अगर हम इस पर अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है, इस पर क्या खींच देते हैं, अभिलंब। अभी देखिए, यह सतह का कार्य करेगी, अभिलंब खींच देते हैं, तो जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, उसका जो आपतन कोण होता है, उसका जो क्या होता है, आपतन कोण होता है, वह सदैव किससे, क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। तब जब यह प्रकाश की किरण जल पे गिरती है, तो जल में प्रवेश जब करती है, तो क्योंकि इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है, इसलिए यह किरण इस जल में न प्रवेश करके पुनः कहाँ लौट जाती है, वायु में लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है, वायु में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, क्योंकि जो प्रकाश की किरण थी वह पहले सघन माध्यम में प्रवेश की, सघन माध्यम से उसे जाना चाहिए था, अपवर्तित होना चाहिए था, लेकिन वह क्या हुई, अपवर्तित नहीं हुई, और वह कहाँ चली गई, फिर पुनः विरल माध्यम में। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जल जो है वह एक कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। अब यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश कर गई, विरल माध्यम में प्रवेश कर गई। इसी कारण वह सतह जहाँ तक जल भरा होता है, वह सतह हमें क्या दिखाई पड़ती है, चमकीली प्रतीत होती है। और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, आपने दोस्तों देखा होगा, देखिए तीसरा देखिए, समुद्र के, देखिए यह लिखेंगे, या किसी जल निकाय यानी ऐसा निकाय, ऐसा स्थान या ऐसा पात्र जिसमें क्या भरा हो, जल भरा हो, जल निकाय का ऊपरी सतह चमकीला दिखाई देना, ऊपरी
सतह चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना। अब यह दोस्तों आप समझिए, जल निकाय का ऊपरी सतह चमकीला दिखाई देना से तात्पर्य क्या है। देखिए मान लीजिए यह कोई तालाब है, मान लीजिए क्या है, यह कोई तालाब है और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है। अब आप जब देखते हैं दोस्तों तो आप देखते हैं कि इसकी जो ऊपरी सतह होती है यह हमें कुछ झिलमिल झिलमिल टाइप प्रतीत होती है, अर्थात चमकीली प्रतीत होती है, ठीक है। यानी पानी ही हमें कैसा प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों होता है क्योंकि देखिए प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है। प्रकाश की जो किरण आपतित होती है, आपतित होने से तात्पर्य जब मैं आपतित कहूँ दोस्तों तो आप यह समझिए कि वह प्रकाश की किरण हमेशा क्रांति कोण से, यानी वह प्रकाश की जो किरण है वह जो आपतन कोण बनाएगी वह हमेशा क्रांति कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। अब क्रांति कोण और क्या होता दोस्तों, ये पिछली वीडियो हम देख चुके हैं, पहले आप उसको देखकर तभी यह वीडियो देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब इसका जो आपतन कोण है वह क्रांति कोण से बड़ा है। अब देखिए यह सघन माध्यम में प्रवेश की, सघन माध्यम में क्या हुआ, गिरा। अब क्योंकि इसे क्या होना चाहिए था, आपतित होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था, देखिए आपतित हुआ, अब इसे क्या होना चाहिए था, अपवर्तित होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसका आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा है, इसलिए यह इस माध्यम में आपतित ना होकर के, इस माध्यम में अपवर्तित ना होकर के इसी सतह से, देखिए थोड़ा सा क्या होता है, अंदर जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, अंदर जाता है। लेकिन देखिए इसका नाम ही दोस्तों क्या है, प्रकाश का पूर्ण। पूर्ण मतलब थोड़ा सा, देखिए पूर्ण मतलब पूरा पूरा, आंतरिक मतलब अंदर गया, उसके बाद क्या हो गया, पूरा पूरा परावर्तित हो गया। अब यह सघन माध्यम में गया दोस्तों तो उसे सघन माध्यम में पूरा प्रवेश कर जाना था, लेकिन इसका आपतन कोण क्या है, क्रांति कोण से बड़ा है, इसलिए यह जल में ना अपवर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह क्या हुआ था, आया था। इसलिए परावर्तन के पश्चात यह जो सतह होती है जहाँ पर प्रकाश आपतित होता है वह सतह हमें कैसी प्रतीत होती है, चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। और आप देखे होंगे दोस्तों, या आप तालाब के किनारे या नदी के किनारे या किसी ऐसे निकाय के सामने खड़े हों जिसमें क्या हो, जल भरा हो, तो वह सतह आपको कैसी दिखाई देगी, चमकीली प्रतीत होगी। क्यों, किस घटना के कारण दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको हमने बताया कैसे, क्योंकि यह प्रकाश की किरण आपतित हुई। अब देखिए जल एक सघन माध्यम है दोस्तों, जल क्या एक सघन माध्यम है, जबकि वायु एक क्या है, विरल माध्यम है। क्योंकि इसे सघन माध्यम में प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन यह सघन माध्यम में थोड़ा ही प्रवेश की, देखिए सघन माध्यम से थोड़ा सा प्रवेश ही की। उसके पश्चात क्योंकि इसका आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा था, इसलिए वह उसी माध्यम में पुनः क्या हो गई, परावर्तित हो गई। यह घटना भी किसके कारण हो रही है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हो रही है। तो 3 उदाहरण हमने पढ़ा दोस्तों, कांच में पड़ी दरार का चमकना, पानी से भरी परख नली का चमकना, जल निकाय का ऊपरी सतह क्या दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना। यह तीनों घटनाएं किस पर आधारित है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। देखिए दोस्तों 4वां घटना क्या है, ठीक है। देखिए मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना। यह आप कक्षा 10 या इंटर में, कक्षा 10 में भी और इंटर में, मतलब कक्षा 12 में भी आप इसका अध्ययन कर चुके होंगे। देखिए दोस्तों जो रेगिस्तान होते हैं, यानी जहाँ पर बालू ढेर होते हैं, वहाँ जब हम दूर से देखते हैं, जैसे यहाँ रेगिस्तान है दोस्तों, यह क्या है, रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान में जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि रेगिस्तान में कहीं दूर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। यह जल भरे होने की स्थिति ही क्या कहलाती है, मृग मरीचिका कहलाती है। यह भी घटना किस पे आधारित है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देखिए दोस्तों क्योंकि यह जल होता है, यहाँ क्या भरा होता है, जल। देखिए जैसे हम रेगिस्तान में देखते तो रेगिस्तान में रेत ही रेत होते हैं, और रेत किस माध्यम का काम करती है, सघन माध्यम का। अब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब इस पर आपतित होती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब रेत पर या बालू पर आपतित होती हैं तो इसे अंदर जाना चाहिए था, यानी बालू में प्रवेश करना था दोस्तों। लेकिन क्योंकि इसका आपतन कोण, इसका जो आपतन कोण है यह क्या होता है, क्रांति कोण से बड़ा होता है, इसलिए यह सघन माध्यम में अपवर्तित ना होकर के पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती हैं। इस कारण यह सतह हमें क्या दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। और बालू में चमकीला दिखाई देने का तात्पर्य क्या हम समझते हैं कि वहाँ कहीं दूर पर क्या है, एक जलाशय है, अर्थात पानी भरा हुआ है, ठीक है। यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों, मृग मरीचिका का बनना कहलाती है। यह भी घटना किसका उदाहरण है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है।
पांचवा देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए सड़क का चमकना, देखिए दोस्तों सड़क का चमकना, सड़क का चमकना। अब ये क्या दोस्तों, देखिए कभी कभी जब आप सड़क पे, जो दोस्तों पक्की सड़क होती है, जो यानी जो तारकोल की बनी होती है, जिसे अलकतरा आप कहते हैं, या गिट्टी से जो सड़क बनाई रहती है, तो देखते हैं आप कभी कभी दोस्तों यहीं पर ही होते हैं और आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर सड़क जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क पर क्या भरा हुआ है, हमें जल भरा हुआ है। हम दूर से ही देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दूर सड़क पर कहीं पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जबकि वास्तव में वहाँ जल नहीं भरा होता है। वह सड़क क्या दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। क्या दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। ऐसा भी इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, वह प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, वह कोण आपतन कोण से क्या होता है, यानी वह कोण यानी आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। और प्रकाश की किरण उस सघन माध्यम में, यानी देखिए अब यहाँ पर सड़क जो होगा दोस्तों, वह किसका काम करेगा, सघन माध्यम का, और जबकि वायु किसका काम करेगा, विरल माध्यम का, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसे सघन माध्यम में अपवर्तित हो जाना चाहिए था, अब वह सघन माध्यम में अपवर्तित ना हो करके उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। इसीलिए वह बिंदु, वह स्थान जहाँ पर वह प्रकाश की किरण आपतित हुई थी तथा जहाँ से वह पूर्ण परावर्तित हुई थी, वह स्थान हमें क्या दिखाई देती है, पूर्ण रूप से चमकीली दिखाई देती है। और हमें दूर से ही ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जबकि वास्तव में जल नहीं भरा होता है। यह घटना आधारित होता है किसका, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो आप दोस्तों जितने भी हेडिंग देख रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं एक ही बिंदु निकल रहा है, क्या, चमकना। क्या दिख रहा है, चमकीला या चमकना निकल रहा है दोस्तों। अर्थात जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उस पर जितनी भी घटनाएं आधारित होती हैं, वह सारी घटनाएं किस पर आधारित होती हैं, चमक पर आधारित होती हैं, ठीक है। देखिए एक दोस्त इसमें एक बिंदु और आता है दोस्तों, देखिए क्या आता है वह बिंदु। देखिए छठवां बिंदु मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। छठवां बिंदु क्या है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर इसे कहते हैं दोस्तों प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। देखिए दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रकाशिक तंतु होता है वह प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है, वह प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है, या जो प्रकाशिक तंतु होता है वह क्यों चमकता है, चमकीला क्यों दिखाई देता है। तो आप आंसर देंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। या वास्तव में दोस्तों प्रकाशिक तंतु होता क्या है, देखिए इसमें एक तंतु होता है, जैसे आप वाईफाई का तार देखे होंगे दोस्तों, या आप यह देखे होंगे जो डिश में केबल होती है, जो डिश में क्या होती है, केबल होती है। उस केबल के अंदर भी दोस्तों एक केबल होती है, ठीक है। देखिए एक पतली केबल होती है, एक पतली केबल होती है जिससे हमारा वाईफाई क्या होता है, कनेक्ट होता है, जिससे हमारा वाईफाई क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसको सहायता प्रदान करने के लिए इस छोटे से पतले से तार को, तंतु को सहायता प्रदान करने के लिए इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है। एक क्या कर दी जाती है दोस्तों, कोटिंग कर दी जाती है, ताकि इसे हानि ना पहुंचे, यानी इसे चूहे वगैरह या कोई औजार या गिट्टी या जो कंकड़ पत्थर हो ना काट सके, ठीक है। तो देखिए इसमें दोस्तों एक तरफ से क्या किया जाता है, प्रकाश को आपतित करा दिया जाता है। क्या किया जाता है, प्रकाश को आपतित करा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह क्या है, एक सघन माध्यम है। देखिए बाहर क्या है, वायु है, बाहर क्या है, वायु है, ठीक है, बाहर क्या है, वायु है। अब यह माध्यम इसके लिए किसका माध्यम करता है, सघन का। देखिए सघन माध्यम में क्या की, यह प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात इसे दोस्तों क्या होना चाहिए था, उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए था, अर्थात सघन माध्यम में प्रवेश करना चाहिए था, अपवर्तित होना था। लेकिन क्योंकि इस प्रकाश की किरण का जो आपतन कोण होता है वह क्रांति कोण से बड़ा होता है, इसलिए वह कहाँ जाती है, यहाँ से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ परावर्तित होती है दोस्तों, तो यह भी सतह जो होती है इसमें पूरा प्रवेश न कर करके इसका भी जो आपतन कोण बन जाता है वह क्रांति कोण से बड़ा होता है। इसलिए इससे टकराने के पश्चात वह फिर यहाँ पर आकर टकराती है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ टकराती है,
फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है, और यही घटना लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से हमारा जो प्रकाशिक तंतु होता है वह कार्य करता है। ठीक है, जिसे इंडोस्कोप आप पढ़ते हैं दोस्तों। जो डॉक्टर होते हैं इसका प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों की देखभाल या जांच के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए इसको प्रकाशिक जो तंतु होता है वह क्या करते हैं, इंडोस्कोप जो होता है वह शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। और प्रकाश का जो देखिए हमारा जो पेट होता है, पेट एक सघन माध्यम का कार्य करने लगता है, और वहाँ से किरणें जो होती हैं वह पूर्ण रूप से गले की तरफ क्या हो जाती हैं, गले की ओर से परावर्तित होने लगती हैं। इसलिए वह एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित हो जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ें कि कांच में पड़ी दरार का चमकना, पानी से भरी परखनली का चमकना, जल निकाय का ऊपरी सतह का चमकीला दिखाई देना, मिरिक मरीच का बनना और सड़क का चमकना, और प्रकाशिक तंतु जो होता है, यह पेपर में कई बार पूछा गया दोस्तों कि जो प्रकाशिक तंतु होता है वह प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है। तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक अब आप और लिख लेंगे इंडोस्कोप। क्या लिख लेंगे, इंडोस्कोप। इंडोस्कोप दोस्तों जैसे मैंने बताया, इंडोस्कोप जो होता है, देखिए दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं वह डायरेक्ट हमारे शरीर के भीतरी भागों को नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करा के वह हमारे शरीर के अंगों की जांच करते हैं। ठीक है, और जिस अंगों से जांच किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोस्कोप कहते हैं। अर्थात इंडोस्कोप किस घटना पर आधारित होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। सड़क पर पानी जो दिखाई देता है हमको, या सड़क का जो चमकीला भाग होता है या चमकना दिखाई देता है, वह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ से आप इस 7 बिंदु जो है, यानी ये 7वां बिंदु है, इसको आप याद कर लेंगे। यह सारी जितनी भी घटनाएं हैं, यह सारी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा। इसका ट्रिक क्या है, चमकना। अर्थात कोई भी चमकना शब्द आपको किसी भी घटना में मिल जाएगा, तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक चीज और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कांच की छोटे छोटे टुकड़ों का चमकना, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का, देखिए कांच है दोस्तों, कांच को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया गया। अब इस पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं दोस्तों, तो यह कई रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। यह घटना मैंने बताया था, यह घटना किस पर आधारित होता है, प्रकीर्णन पर आधारित होता है। ठीक है, तो एक ही चीज दोस्तों क्या बताया मैंने, जब यहाँ पर लगा देगा कांच की छोटी छोटी टुकड़ों का चमकना, तो वह होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन अगर कहेगा दोस्तों कांच में पड़ी दरार का चमकना, या परखनली में भरी पानी से भरी परखनली का चमकना, या परखनली में पड़ी दरार का चमकना, ये सारी घटनाएं किस पर आधारित होती हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंडोस्कोप किस पे कार्य करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, और पूछ लिया जाए आपसे कि प्रकाशिक जो तंतु होता है वह किस घटना पर आधारित होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सूर्य का चमकना, सूर्य का चमकना प्रकाश के किस घटना पर आधारित होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले दुनिया समझिए कि सूर्य का जो चमकना होता है वह चमकना प्रकाश की किसी घटना पर आधारित ही नहीं होता है। आप जानते हैं दोस्तों सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है, वह किसके कारण मिलती है, नाभिकीय संलयन के कारण। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जुड़-जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है। हाइड्रोजन जुड़-जुड़कर किसका फॉर्मेशन करता है, हीलियम का फॉर्मेशन करता है। और क्योंकि दो नाभिक, हाइड्रोजन के कई नाभिक आपस में जुड़ रहे होते हैं, जुड़ने का मतलब ही दोस्तों क्या कहलाता है, संलयन। फिजिक्स के रूप में, फिजिक्स की भाषा में जुड़ना शब्द किसके लिए प्रचलित है, संलयन। यानी जुड़ना शब्द के लिए क्या आता है, संलयन आता है। तो कई नाभिकों का आपस में जुड़कर एक नए नाभिक का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है किस घटना के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, देखिए
अब जो सूर्य का चमकना होता है, देखिए दोस्तों, सूर्य का जो चमकना होता है वह नाभिकीय संलयन की घटना के कारण उसे ऊर्जा मिलती है। और इसमें एक अवस्था होती है दोस्तों, एक क्या होती है, अवस्था होती है, जिसे आप कहते हैं क्या, प्लाज्मा अवस्था। जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। केमिस्ट्री में जब आपको पढ़ाया जाएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप 3 अवस्थाएं पढ़े होंगे, ठोस, द्रव और गैस। जबकि वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं, 5, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जबकि चौथा अवस्था है क्या, प्लाज्मा अवस्था, और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यानी अब वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो सूर्य की जो अवस्था होती है, यानी सूर्य किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था में पाए जाने के कारण ही सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है, सूर्य हमें कैसा प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य का चमकना, यानी चमकना शब्द देखकर आप प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं टिक करेंगे, बल्कि सूर्य का जो चमकना होता है वह नाभिकीय संलयन की घटना का उदाहरण एक होता है। और किस अवस्था में सूर्य चमकता है, तो प्लाज्मा अवस्था के कारण चमकता है। ठीक है, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी मेरे यहाँ यह बताने का तात्पर्य कि दोस्तों आप चमकना शब्द देखकर कहीं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन न लगा दें। ठीक है, जल्द ही आपका दोस्तों हम केमिस्ट्री और जूलॉजी भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करिए धीरे धीरे। देखिए अब प्रकाश की हम अगली अवस्था पढ़ते हैं, व्यतिकरण। प्रकाश का क्या पढ़ते हैं, व्यतिकरण, व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण की घटना। ठीक है दोस्तों, देखिए इंटर में आप व्यतिकरण की घटना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। व्यतिकरण से जो भी घटनाएं होती हैं और जो हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं घटनाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे व्यतिकरण से संबंधित। ठीक है, देखिए जैसे हमने पढ़ा क्या, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 कंडीशन का होना बहुत ही मस्ट है। पहला क्या है, पहला कंडीशन है कि प्रकाश हमेशा सघन से कहाँ जाए, विरल माध्यम में जाए। दूसरा क्या है कि आपतन कोण हमेशा क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार प्रकाश के व्यतिकरण के लिए 2 घटनाओं का होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो किरणें होनी चाहिए, किरणों की संख्या कितनी होनी चाहिए, किरणों की संख्या 2 होनी चाहिए। किरणों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2 होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, समान आवृत्ति, समान आवृत्ति एवं समान कला की हो, एवं क्या हो, समान कला की हो, समान कला की हो। अब देखिए दोस्तों समान आवृत्ति से मतलब क्या है और समान कला से मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए या कोई वस्तु है, मान लीजिए या कोई वस्तु है, सबसे पहले इस वस्तु पर 2 किरणें आपतित होनी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए यह किरण आपतित हो रही है, यह किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक, और दूसरी तरफ से भी एक किरण आपतित होनी चाहिए। अर्थात जो व्यतिकरण की घटना होती है वह हमेशा और हमेशा 2 किरणों पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। पहला कंडीशन। ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए प्रकाश का परावर्तन एक ही प्रकार की किरण के लिए हो जा रहा था या अनेक प्रकार की किरणों के लिए हो जा रहा था, लेकिन यहाँ मस्ट है कि प्रकाश की किरणें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों पहला यह हो गया, 2 किरणें होनी चाहिए। समान आवृत्ति की दोस्तों मतलब, समान आवृत्ति का मतलब क्या दोस्तों, कि वह समान समय में समान कंपन करें। समान समय में क्या करें, कंपन के मतलब दोस्तों देखिए जितनी बार यह ऊपर जाए यह नीचे आए, यह ऊपर यह नीचे जाए। अब देखिए दोस्तों आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तरंग नामक चैप्टर में। जब ध्वनि वहाँ पढ़ेंगे तो ध्वनि के बाद तरंग भी पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। आवृत्ति से मतलब दोस्तों यहाँ समझिए कि उसके कंपन, उसका कंपन जो होना चाहिए दोनों किरणों का, वे दोनों किरण जो उस पदार्थ पर आपतित हो रही हैं उन दोनों का कंपन जो होना चाहिए बराबर झनकार उत्पन्न करती हूँ। अर्थात वे बराबर, देखिए ऊपर नीचे हूँ, बराबर ऊपर नीचे हूँ। कला का मतलब क्या हो दोस्तों, दोनों एक ही, देखिए जो उठे होते हैं दोस्तों, ये जो उठा वाला भाग है इसे श्रृंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। और दबे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। दबे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। वही घटना यहाँ पे भी है दोस्तों। देखिए
अब समान आवृत्ति से मतलब क्या, जितने सिरिंग उसमें हो, उस प्रकाश की किरण में हो, इस प्रकाश की किरण में है, उतने ही सिरिंग इस प्रकाश की किरण में भी होने चाहिए। जितने गर्त इस प्रकाश की किरण में हैं, उतने ही गर्त इस प्रकाश की किरण में भी होनी चाहिए, तभी तो उनकी आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तब वह समान आवृत्ति से क्या करेंगी, कंपन करेंगी। आवृत्ति आपको समझ में आया होगा। समान कला का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए, अगर यह तरंग अपने गर्त पर आकर इस सतह से टकरा रही है, तो यह तरंग भी अपने गर्त वाले हिस्से से ही आकर इस सतह से टकरानी चाहिए। या फिर अगर यह अपने सिरिंग वाले सतह से टकरा रही है, तो यह भी किरण अपने सिरिंग वाले सतह से ही टकरानी चाहिए, तभी यानी समान सिरिंग या समान गर्त से टकराना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समान कला कहलाती है। आपको दोनों कंडीशन समझ में आया कि व्यतिकरण की घटना के लिए हमेशा किरणों को होना कितने किरणों का होना आवश्यक है, 2। दूसरा कंडीशन क्या है, समान आवृत्ति एवं समान कला की हो। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा आप कैसे, प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा आप क्या बताएंगे, जब समान आवृत्ति एवं समान कला की 2 किरणें किसी सतह से आकर के टकराती हैं, तो उस सतह पर तो वह सतह कभी रंगीन और कभी काली प्रतीत होती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। फिर से सुनिए दोस्तों, जब प्रकाश की 2 किरणें, ऐसे कहेंगे दोस्तों, जब समान आवृत्ति एवं समान कला की, परिभाषा आप यहीं से बनाएंगे, जब समान आवृत्ति एवं समान कला की 2 किरणें किसी सतह से आकर टकराती हैं, तो वह सतह कभी रंगीन कभी काली दिखाई प्रतीत होती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसके जो घटना है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी व्यतिकरण की घटनाएं, व्यतिकरण की घटनाएं, प्रकाश के व्यतिकरण की, देखिए दोस्तों, प्रायः 2 ही घटनाएं पूछी जाती हैं। पहला देखिए, पानी कामा साबुन। साबुन में दोस्तों आपका डिटर्जेंट भी आ जा रहा है, या आपको जो नहाने वाला साबुन है वो भी आ जा रहा है। पानी साबुन के बुलबुले का चमकना, बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। देखिए दोस्तों, अब जब आप कपड़े साफ करने जाते हैं, तो आप देखते हैं जब आप डिटर्जेंट को बाल्टी में डालते हैं, उसके बाद हाथ से उससे हिलाते हैं, तो जो बुलबुला दोस्तों वहाँ से निकलता है, वह बुलबुला आपको रंगीन प्रतीत होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण, व्यतिकरण के कारण। किस घटना के कारण दोस्तों, तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के कारण ही वह बुलबुला हमें कैसा दिखाई प्रतीत होता है, रंगीन। अगला क्या है, देखिए दोस्तों, अगला है जमीन पर गिरे डीजल, मिट्टी का तेल, कामा पेट्रोल का चमकीला दिखाई देना, पेट्रोल का रंगीन दिखाई देना। दोस्तों आप देखते होंगे, जब डीजल होता है या मिट्टी का तेल या पेट्रोल होता है, अगर वह जमीन पर गिर जाता है, तो जिस स्थान पर वह गिरा रहता है दोस्तों, वह भाग हमें कैसी प्रतीत होती है, रंगीन, यानी कई कलर में दिखाई देती है। ठीक है, तो यह घटना भी दोस्तों किस पर आधारित होता है, व्यतिकरण पे। ठीक है, आप देखते होंगे, जैसे मिट्टी का तेल है दोस्तों, या पेट्रोल है या डीजल है, अगर वह पानी की सतह पर हम गिरा देते हैं, तो वह कई कलर में हमको दिखाई देती है। किस घटना के कारण, यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। यहाँ से दोस्तों सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, डीजल पेट्रोल या मिट्टी तेल से सनी वस्तुओं का क्या दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। यह घटना किस पर आधारित होता है, प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह भी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रकाश की हम एक घटना और पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण।
देखिए दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आप प्रकाश शब्द जोड़ लीजिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है। देखिए, श्वेत प्रकाश का किसी सतह से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। देखिए, पहली बात दोस्तों, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए क्या होनी चाहिए, प्रिज्म की आवश्यकता होती है। हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रिज्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब प्रिज्म दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आप जाएंगे मांगेंगे कि हमें प्रिज्म दीजिए तो देंगे छोटा सा। देखिए दोस्तों, जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण, जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वह कितने रंगों में दोस्तों, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और यह हमने प्रकाश के प्रकीर्णन में पढ़ाया भी था। ठीक है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और प्रकाश की यही घटना, प्रकाश की एक किरण का 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना ही प्रकाश का क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। देखिए, वर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों, रंग, और विक्षेपण का मतलब क्या होता है, बिखरना। विक्षेपण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिखरना। अर्थात श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और यह 7 रंग कौन है दोस्तों, VIBGYOR। हमने आपको बताया था, इसे हम याद करते हैं किससे, विव गेउर से। इसे याद करते हैं दोस्तों, विव गेउर से, विव गेउर। ठीक है दोस्तों, देखिए वी से क्या होता है, वी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी। आई फॉर इंडिगो दोस्तों, और इंडिगो मीन्स क्या होता है, जामुनी। बी फॉर ब्लू मीन्स क्या होता है दोस्तों, नीला। जी फॉर क्या होता है, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। वाई फॉर क्या होता है, येलो, येलो मीन्स पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स दोस्तों क्या होता है, नारंगी। और रेड, आर फॉर रेड, रेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में आप क्या बताएंगे, प्रकाश किरण का, ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे, प्रकाश किरण का किसी प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वह कितने रंगों में विभाजित होती है दोस्तों, 7 रंगों में। कितने रंगों में विभाजित होती है, 7 रंगों में। वे 7 रंग कौन है दोस्तों, आप बता सकते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे आप दोस्तों हिंदी में याद कहते हैं, क्या कहते हैं, बै आ नी पी नाला, पी नाला। इसे आप दोस्तों ऐसे याद करते हैं। देखिए, जामुनी को दोस्तों कभी कभी हम आसमानी भी कहते हैं, आसमानी, क्योंकि जामुनी और आसमानी लगभग सेम होते हैं दोस्तों, सेम हमें दिखाई देते हैं। वहाँ जामुनी ना कहकर हम दोस्तों इसे आसमानी कहते हैं। और हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रकाश के प्रकीर्णन में। ठीक है, जब वहाँ रंगों की बात हम कर रहे थे। तो बी से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। तो प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकराई दोस्तों, 7 रंगों में विभाजित हो गई। यह घटना क्या कहलाई, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कितने रंगों में विभाजित हुई, 7 रंगों में। वे 7 रंग कौन है, आप बता सकते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो हमने बताया था, जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वह क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, वह सबसे कम होता है। और हमने यह भी आपको बता दिया है कि तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन का विपरीत संबंध होता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है, वह रंग उतना ही ज़्यादा बिखरता है, प्रकीर्णित होता है। और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होता है, वह रंग उतना ही कम प्रकीर्णित होता है, अर्थात कम बिखरता है। इसी कारण देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं, उसका रंग हमेशा क्या बनाया जाता है, लाल बनाया जाता है। ठीक है, तो यार इतना दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे लाल। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो आप क्या बताएंगे, बैगनी। या दोस्तों देखिए, अब ये प्रश्न बहुत ओल्ड हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है कि किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का सबसे कम होता है। आपसे घटते बढ़ते क्रम में दे दिया जाएगा कि तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम नीचे से
ऊपर की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात सबसे कम बैगनी का, उससे ज़्यादा जामुनी का, उससे ज़्यादा नीला का, फिर उससे ज़्यादा हरा का, उससे ज़्यादा पीला का, और उससे ज़्यादा नारंगी का, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। देखिए दोस्तों, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, इससे संबंधित एक घटना आपसे पूछी जाती है। इससे संबंधित एक घटना पूछी जाती है, पूछा जाता है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो आप कहेंगे दोस्तों क्या, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। आप देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। जब बारिश बंद हो जाती है दोस्तों, इंद्रधनुष हमेशा दोस्तों बरसात के पश्चात ही बनता है। यह भी आप याद रखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण आसमान में वर्षा के पश्चात ही होता है, यानी पानी बरस जब गया है उसके पश्चात ही होता है। तो इंद्रधनुष में दोस्तों देखते हैं आप 7 रंग होते हैं, और 7 रंग आपको यहाँ पढ़ा दिए कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर या सतह से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस पर सिर्फ एक ही घटना आपसे पूछी जाती है कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों प्रकाश की एक घटना और बची है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, और दोस्तों अभी देखिए प्रकाश चैप्टर काफ़ी लंबा है, हम आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे पूरा दोस्तों, आप विश्वास रखिए, बस आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए हम अगली वीडियो में प्रकाश के विवर्तन को बता देंगे, और आगे जो भी संबंधित प्रकाश के जो भी चैप्टर होंगे, प्रकाश के जो भी टॉपिक होंगे, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।